अब आकर मुझे अपनी पहचान क्या मनीष अग्रवाल रावी के नाम से जाना जाता है। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। नया युवा है, उसे नहीं पता एमएसएमई के बारे में, कैसे उसको मदद हो सकती है, वो कहाँ जाए, किससे बात करे, क्या एमएसएमई की तरफ से भी कोई मदद मिल सकती है उसे? और जिले में जिला उद्योग केंद्र है, जिला उद्योग केंद्र में डीआईसी बैठती है। डीआईसी से जाकर अपनी बातचीत करें। आज की डेट में सरकार फाइनेंस सपोर्ट से लेकर आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग से लेकर उसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उपलब्धता से लेकर सब चीज पर काम कर रही है। मनीष अग्रवाल से आके मिले, हम पूरा उसको सहयोग करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। ब्रज डेवलपमेंट फाउंडेशन से आप ब्रज क्षेत्र के लिए क्या कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं? ब्रज की सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक विरासत को हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ब्रज की भाषा को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। कृष्ण की नगरी जो पूरा विश्व मानता है। अभी हमने काफी काम ब्रज डेवलपमेंट फाउंडेशन में किए, जिसमें कि हम लोगों ने। नमस्कार, आप सबका मैं स्वागत करता हूं माइंड अनलॉक के अगले एपिसोड में। इस बार जो शख्सियत हमारे साथ बैठी है, उन्होंने सिर्फ उद्योग नहीं, क्योंकि अभी तक मैंने काफी उद्योग जगत की शख्सियत बुलाई थी, तो उन्होंने सिर्फ उद्योग नहीं, राष्ट्र निर्माण, संगठन, समाज सेवा, चारों दिशाओं में जिन्होंने काम किया है, आज वो मनीष अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। मनीष अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है माइंड अनलॉक के एपिसोड में। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि क्योंकि इनका जो पोर्टफोलियो है वो इतना बड़ा है पोर्टफोलियो, कि मैं एक बार में आपको बता नहीं सकता, तो मुझे देखना पड़ेगा कि ये एबीपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से विचारधारा से प्रेरित राष्ट्र मार्ग पर अपना काम कर रहे हैं। वेडिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, चेंबर ऑफ फूड प्रोसेसिंग के मुख्य सलाहकार हैं, लघु उद्योग भारती उत्तर प्रदेश के सचिव हैं, ब्रज डेवलपमेंट फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष हैं और रावी इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक हैं, आदरणीय श्री मनीष अग्रवाल जी। तो सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैंने जब से अपना काम शुरू किया, मेरा वेबसाइट डेवलपमेंट और डिजिटल मार्केटिंग का काम, मैंने आगरा में ना शुरुआत में कोई कंपनी सुनी नहीं थी इवेंट की, सिर्फ रावी इवेंट्स पता था। एबीवीपी के बारे में आपसे बात करी थी, तो उसकी शुरुआत के लिए हम थोड़ा सा पूछ लेते हैं कि एबीवीपी के ब्रज प्रांत मंत्री से लेकर आज उत्तर प्रदेश के एक बड़े औद्योगिक नेता तक आपका सफर कैसा रहा, और आरएसएस और राष्ट्र सेवा से आपको क्या प्रेरणा मिली और आपने उसको कैसे आगे बढ़ा? बहुत बहुत धन्यवाद अवस्थी जी। माइंड अनलॉक के इस मंच पर मुझे बड़ा अच्छा गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि आज आपके साथ मुझे अपने बारे में कुछ चर्चा करने का मौका आपके साथ मिल रहा है। और आपका प्रश्न है कि राष्ट्र के लिए कैसे प्रेरणा आपको मिली, आपको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सफर कैसा है और लघु उद्योगों के साथ आपने कैसे अपनी यात्रा को शुरू किया। तो मैं बताऊंगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मैं सदैव प्रेरित होता हूं। माँ भारती के चरणों में उसकी सेवा के लिए समर्पित यह ऐसा एक संगठन है जो सदैव स्वयंसेवक के रूप में काम करने की प्रेरणा देता है और समाज के हर वर्ग में जाकर काम करता है। मेरी लगभग तीसरी पीढ़ी है, मेरा बेटा भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में जाता है। और आज का सौभाग्य का दिन है कि आज मैं खुद सुबह गुरु पूजन में था, लॉर्ड्स कॉलोनी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, चूंकि मेरा छात्र जीवन था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में, लगभग मैं अगर बात करूं तो अप्रत्यक्ष रूप से 91-92 से और प्रत्यक्ष रूप से 97 के आसपास से मैं जुड़ा और मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में मैं राजकीय इंटर कॉलेज का छात्र था, तो मैंने अपने कॉलेज इकाई से मैंने अपने जीवन की शुरुआत करी। फिर कॉलेज इकाई के बाद फिर विश्वविद्यालय के बाद फिर मैं महानगर में रहा, महानगर के बाद जिले में रहा, जिले के बाद फिर प्रदेश, मतलब ब्रज की हमारे पास एक जिम्मेदारी रही। ऐसे कर कर मेरी एक शुरुआत की यात्रा रही। फिर चूंकि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरित था, विद्यार्थी जीवन काल मेरा लगभग समाप्ति की ओर था और मैं फिर समाज के लिए कुछ करना चाहता था। तो ऐसी दृष्टिकोण में मैंने स्वदेशी जागरण मंच को लिया और स्वदेशी जागरण मंच के माध्यम से अपने अंदर कुछ क्रिएटिविटी की बातचीत थी। हमें लगता था कि कुछ हमें नया इनोवेशन करना चाहिए, तो स्वदेशी की बातचीत को हमने कई बार देखा, लेकिन फिर हमें लगा कि हम स्वदेशी की बातचीत के साथ उसको धरातल पर लोगों को समझाने का प्रयास करें। तो हमने स्वदेशी मेले की शुरुआत करी। और स्वदेशी मेले की अगर मैं बात करूं तो स्वदेशी मेला मैंने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में शुरुआत करी और फिर उसके बाद हम लोग राजस्थान गए। आदरणीय मुरली
जी के नेतृत्व में हमने सीबीएमडी सेंटर फॉर भारतीय मार्केटिंग डेवलपमेंट के नाम से इस काम को शुरुआत किया और बहुत अच्छा ये आयोजन रहा। मैं लगभग सन 2003 के आसपास की बात करता हूँ, जब रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस साहब थे। जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने उस समय पर उस मेले का उद्घाटन भी किया था। उस समय हेमा मालिनी की कृष्ण नृत्य नाटिका भी हुई थी, तो बड़ा आयोजन हुआ। मतलब इसके बाद हमने लगातार इन चीज़ों को अपना शुरू करा। विद्यार्थी परिषद में मैंने अपने छात्र जीवन में बहुत बड़े आंदोलन किए। मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि उस समय कुलपति मंजूर अली अहमद साहब थे, तब यूनिट सिस्टम लागू हुआ था। यूनिट सिस्टम का विरोध पूरे छात्र समुदाय ने किया था, क्योंकि छात्र उस समय मानसिक रूप से तैयार नहीं था कि यूनिट सिस्टम। हमने बड़ा आंदोलन किया, यूनिट सिस्टम को हमने उसके लागू होने को हटाया और विश्वविद्यालय से हमने उस पर रियायत ली। और छात्र शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है, बिल्कुल जिस पर सही लेकर हमने काम करने का प्रयास किया। और हमने विद्यार्थी परिषद में एक बात समझी कि युवा कल का नहीं, आज का नागरिक। जो लोग कहते हैं कि युवा भविष्य है, छात्र भविष्य है, हमने हमेशा कहा कि छात्र भविष्य नहीं, छात्र कल का नहीं, आज का नागरिक है। क्योंकि छात्र आज की डेट में सामाजिक जीवन में जाता है, वो रोड पे भी जा रहा है, बाजार में भी जा रहा है, हर तरह की गतिविधियां देख रहा है, हर चीजें देख रहा है। तो हमें लगता है कि छात्र को मुख्य धारा से जुड़ने की आवश्यकता है, तभी उसके अंदर सेवा समर्पण का भाव आएगा। विद्यार्थी परिषद वो फैक्ट्री है, आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रेरित होकर तमाम लोग विद्यार्थी परिषद में आते हैं। विद्यार्थी परिषद के तमाम बड़े नेता आज जो अखिल भारतीय स्तर पर काम करने वाला राजनीतिक संगठन है, जिसको हम भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानते हैं, उसमें तमाम बड़े लीडर, तमाम बड़े मुख्यमंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कार्यशाला से निकले हुए लोग। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल सर। और एक थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बताएं, जो ये वेडिंग इंडस्ट्री, मतलब कि इससे पहले जब से आगरा में वेडिंग के अलग अलग लोग, अलग अलग इवेंट प्लानर, ये सब इन्होंने वेडिंग शुरू करी, तो ये ना बहुत अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, किसी को इसके बारे में पता नहीं था। और बहुत सारे लोग ऐसे कि बैलून वाला भी इवेंट मैनेजर बन जाता था, डीजे वाला भी इवेंट मैनेजर बन जाता था। तो उन जो इवेंट मैनेजर थे रियल में, जिन्होंने बड़ी बड़ी वेडिंग या बड़े बड़े इवेंट्स किए, उनको एक माला में पिरो के आपने ये एसोसिएशन बनाई, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप मैं जरूर बताना चाहूंगा। देखिए, वेडिंग सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है सर्विस सेक्टर्स का, और अभी तक ये सेक्टर बहुत ऑर्गेनाइज नहीं था। इस सेक्टर में बहुत सारे चैलेंज थे। डेकोरेटर्स, कैटर्स, इवेंट मैनेजर, वेन्यू ओनर, होटलियर्स और तमाम ऐसे वेंडर जो किसी भी वैवाहिक उत्सव में अपनी सेवाएं देते थे, लेकिन वो सब लोग बटे हुए थे। उनका अपना कुछ भी कहीं भी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटीज नहीं थी उनकी। अगर मैं सिस्टम में बात करूं, तो हमने विचार कर एक अखिल भारतीय स्तर का एक संगठन, जिसको वेडिंग इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के नाम से बनाया। हमने वेडिंग सेक्टर को पहले तो इंडस्ट्री का नाम देने का प्रयास किया, क्योंकि अभी सरकार ने जो एमएसएमई की परिभाषा चेंज की है, उसमें सेक्टर, सर्विस सेक्टर भी एमएसएमई के सेक्टर्स में आया है, तो हमने उसको इंडस्ट्रीज का नाम देने का प्रयास किया। और इसकी शुरुआत हमने उत्तर प्रदेश से करी है। अभी पूरे देश भर के तमाम राज्यों में हम लोग काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगर बात करूँ, 7,000 से अधिक मेंबर्स हमारे हैं। और हमारा प्रयास ये है कि जो वैवाहिक उद्योग है, अभी आपने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री ने भी अपने कई बार मंचों से ये बात कहा है कि वेड इन इंडिया, मतलब भारत की शादी भारत में हो, इसके लिए प्रयास होना चाहिए। यही प्रेरणा है, यही बातचीत है। जब कोई बातचीत चली, तब लोगों को समझ में आया कि हमें संगठित होना चाहिए। और हमें लगा कि फिर इसके बाद बड़ी B2B नेटवर्किंग हुई, लोग एक दूसरे को समझे। पहले लोग एक दूसरे से बड़ी प्रतिस्पर्धा रखते थे, हमारे सेक्टर्स के लोग ही। फिर जब सब लोग एक साथ एक मंच पर आए, एक विचार से आए, तो लगा कि हम सब एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए काम कर सकते हैं। और अब कभी भी उनको परेशानियां आती हैं किसी भी शासनिक, प्रशासनिक या व्यक्तिगत जीवन में, उसमें संगठन उनके साथ खड़ा होता है। 7,000 से अधिक हम लोगों के मेंबर। अच्छा, तो ये आगरा के अलावा और किन किन शहरों में है? भाई, हम उत्तर प्रदेश के अगर 75 जिलों की बात करें, तो 34 जिलों में हम लोग काम कर रहे हैं, और 7,000 से ज्यादा मेंबर हैं। और लगभग 5 अन्य राज्यों में भी हमारी शाखा है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड और हरियाणा, मतलब जिसको NCR का क्षेत्र कहते हैं, यहाँ भी हमारी शाखा है। बड़े लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश के लिए प्रयास कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर हमने अपनी बात करी कि उत्तर प्रदेश को वेडिंग डेस्टिनेशन स्टेट के रूप में घोषणा करी जाए। जैसे राजस्थान बहुत एग्रेसिव काम कर रहा है, उत्तर प्रदेश के पास इतनी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक धरोहरें हैं, उसके आधार पर हम लोग बहुत स्ट्रांग हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, उत्तर प्रदेश ना बहुत स्ट्रांग है। मतलब मुझे ये बात कहने में कहीं भी लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री को, मोदी जी को जब प्रधानमंत्री बनना था, तो उन्हें बनारस आना पड़ा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश का दम बहुत है।
हाँ, बिल्कुल। ये कहा भी जाता है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी उत्तर प्रदेश से होके गुजरती है। अगर उत्तर प्रदेश पे ध्यान दिया जाए तो उसका बहुत फायदा मिलेगा। लघु उद्योग भारती के यूपी के सचिव के रूप में छोटे उद्योगपतियों की सबसे बड़ी समस्या क्या आपको लगी, और आपने उसके माध्यम से क्या उनको सुझाव या सॉल्यूशंस दिए जिससे उनको फायदा मिला, या फिर जो लोग अभी ये पॉडकास्ट देखेंगे और अगर वो लघु उद्योग करते हैं तो कैसे उनकी मदद हो सकती है? बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन मैं थोड़ा-सा आपको लघु उद्योग भारती के बारे में बताऊँगा। लघु उद्योग भारती एक अखिल भारतीय संगठन जो लघु उद्योगों के विकास और विस्तार के लिए काम करता है। ठीक है। ये पूरे भारतवर्ष के लगभग 575 जिलों में बहुत सक्रियता से काम कर रहा है और लगभग 70,000 के आसपास हमारे मेंबर हैं। अच्छा। और हम सरकार के तमाम प्लेटफ़ॉर्मों पे, चाहे केंद्र हो, चाहे प्रदेश सरकार हो, हम उसका नेतृत्व करते हैं। अच्छा। जो उद्योगों और औद्योगिक समस्याओं से सीधे रूप से विभाग काम कर रहे हैं, उसमें हम अपने सलाहकार के रूप में हम लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा। तमाम तरीके के हम सरकार के प्लेटफ़ॉर्म पर बात करते हैं। ओके। और लघु उद्योग भारती सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए काम करता है। खासकर हम कुटीर और जिसको हम लघु उद्योग कहते हैं, उसके लिए हम काम करने वाले संगठन हैं। अच्छा। क्योंकि देखिए, देश के अगर आर्थिक विकास की मैं बात करूँ, तो उसमें लघु उद्योग उसके रीढ़ की हड्डी है। हड्डी है, बिल्कुल। अब आपके प्रश्न को मैं कनेक्ट करता हूँ कि कैसे हम उद्योग आगरा के दृष्टिकोण से देखते हैं। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि आगरा में बहुत सारी संभावनाएँ हैं। आगरा को लोगों ने सिर्फ 2-3 इंडस्ट्री समझा, जूते से समझने का प्रयास किया, या आगरा को फिर फाउंड्री से समझने का प्रयास किया। बिल्कुल। मैंने आगरा में बहुत काम किया। मैं बता सकता हूँ कि आगरा में ब्रश इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है। 400 से ज़्यादा हमारी यूनिट्स हैं। आगरा में गारमेंट की इंडस्ट्री, रेडीमेड गारमेंट और हौजरी की अगर बात करूँ तो दोनों में 200 से प्लस इंडस्ट्रीज हमारे बीच हैं। इसी तरीके से मैं अगर आगरा में बात करूँ, प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन में आगरा काफ़ी बड़ा है। मतलब कि जो पब्लिशर आगरा के हैं, वो मेरठ के बाद मथुरा जॉबबर्ग में काम करता है। और हमारे इन हाउस पब्लिकेशन बहुत सारे प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन में हमारा काम। फूड प्रोसेसिंग, अभी आप हाल में देख रहे होंगे, फूड प्रोसेसिंग का बड़ा आगरा में बड़ी तेजी से क्रेज निकल कर आया है। कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड चेन में हम बड़े समृद्ध हैं। ऐसे तमाम उद्योग, मैंने गारमेंट पर बात करी, ब्रश पर बात करी, एजुकेशन में, हॉस्पिटल्स में हम काफ़ी बड़े हैं। हम लोग सर्विस सेक्टर्स में, होटल्स में हम काफ़ी बड़े हैं। तमाम ऐसे सेक्टर हैं। अगर आप ताज्जुब करेंगे कि कारपेट की जो कला है, कारपेट की कला आगरा से गई। मतलब हम लोग भदोही और कश्मीर की बात करते हैं, कस्टमाइज कारपेट में हमारे पास बहुत बड़ा काम है। हम लोग स्टोन क्राफ्ट में बहुत बड़ा काम करते हैं। ओडीओपी में अगर उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, उसमें अगर आप देखेंगे तो आगरा का स्टोन क्राफ्ट और फुटवियर, जूते का, और आगरा में क्लस्टर अगर मैं देखूं तो जूते का क्लस्टर है। बाकी सब इंडस्ट्री इधर उधर थोड़ी सी अलग अलग क्षेत्रों में बटी हुई है, लेकिन उनको हम एकत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं लघु उद्योगों के माध्यम से, जैसे आपने समस्या की बात करी कि आगरा में आप क्या समस्या देखते हैं, मुझे लगता है कि आगरा में भी जो वर्तमान समस्या है, इसके लिए सभी औद्योगिक संगठन मिलकर काम करें। टीटीजेड की है, ताज ट्रिपलियन जोन की समस्या है। और मैं एक और देखता हूँ कि स्किल्ड लेबर की भी समस्या आगरा में है। स्किल्ड के लिए सरकार के बहुत सारे कौशल विकास की योजनाएं हैं। हमें अपने एम्प्लॉइयों को, अपने साथियों को, या ऐसे विद्यालयों में जाकर स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए जो हमारी जॉब से रिलेटेड है, जो हमारी फैक्ट्री से रिलेटेड है। तो स्किल की मुझे थोड़ी सी कमी लगती है, और खासकर मुझे टीटीजेड की एक समस्या लगती है। और साथ में आगरा की उद्यमी की विस्तार के लिए इच्छा शक्ति की कमी मुझे कभी कभी नजर आती है। मतलब नए इनोवेशंस के लिए बहुत एग्रेसिव होकर काम करने की आवश्यकता है। एक निर्यात को मुझे लगता है कि आगरा में एक्सपोर्ट खाली जूते में हम बड़ा देख पाते हैं, थोड़ा फूड में जा रहा है, थोड़ा हैंडीक्राफ्ट में जा रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट की बहुत बड़ी संभावना, एक्सपोर्ट की संभावना है। और इंडस्ट्री में भी, जैसा आपने बताया ना, ये चीज मुझे भी आज पहली बार पता चली कि आपने बताया है कि हम क्या, आगरा के बाहर के भी लोग हैं, और आगरा में भी यही बात होती है कि आगरा में तो जूता व्यापार है, जूता व्यापारी है। अब आपने बताया कि कितनी और इंडस्ट्रीज हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अब लोग जब शुरू करना चाहते हैं तो बोलते हैं यार आगरा में इसका काम तो है नहीं, इसका काम कहाँ है, कश्मीर में है। तो वो लोग सोच ही नहीं पाते। तो इसके माध्यम से मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस को भी पता चलेगा कि क्या क्या यहाँ पर भी संभावनाएं हैं, जिनके थ्रू जुड़ के वो भी अपना काम, बहुत सारी संभावनाएं। आगरा तो आप देख सकते हैं कि जिस समय पर बहुत मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी, जब हम सिर्फ ट्रेडिंग करा करते थे, तो आगरा ट्रेड का भी बहुत बड़ा गढ़ था। आपको ध्यान हो कि हमारे पास जो यमुना किनारा वाला क्षेत्र है, यहाँ पर जिसको हम
गंज वाला पूरा हाँ, एरिया कहते हैं, हाँ। मोतीगंज है, तमाम ये एरिया है, यहाँ से सबरी माल ढुलाई हुआ करती थी। सही बात। मतलब आगरा व्यापार की दृष्टिकोण से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कॉमर्शियल कैपिटल के रूप में देखा जाने वाला क्षेत्र है। ट्रेडिंग में दवाइयों की सबसे बड़ी ट्रेडिंग करते हैं, हम्म, कपड़े की बड़ी ट्रेडिंग करते हैं, खाद्य उत्पादनों की हम सबसे बड़ी ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग में हम बहुत बड़े हैं, हम्म, मैन्युफैक्चरिंग के साथ ट्रेडिंग में भी हम बहुत बड़े हैं। तो मुगल काल के समय से ट्रेडिंग बहुत बड़ी थी। अच्छा। जो रावी इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट है वो 2007 में आपने शुरुआत करी थी शायद। उस समय की वेडिंग इंडस्ट्री और आज की वेडिंग इंडस्ट्री में क्या अंतर पाते हैं आप? जब आप तब इवेंट्स करते थे, इट्स नॉट अबाउट ओनली वेडिंग, इवेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, तब इवेंट इंडस्ट्री क्या थी और आज क्या है आपके हिसाब से आगरा में? देखिए, रावी इवेंट्स की स्थापना ऐसे ही नहीं हुई। इसका नाम जो रावी है, रावी एक नदी का नाम है। यहाँ से सौराष्ट्र की घोषणा हुई थी। ओके। तो उसके आधार पर डॉक्टर मनुष्य गुप्ता मेरे उसमें आदर्श रहे, उनकी प्रेरणा से हमने इसके नाम को, रावी को यहाँ पे रखा। और हमारी एक पंच लाइन है रावी इवेंट्स में, टर्निंग योर डिजायर इनटू रियलिटी। मतलब कि अपने सपनों को हकीकत में बदलने का काम, आपके सपनों को हकीकत में बदलने का काम रावी इवेंट्स करते हैं। मैंने लगभग मैं सीधे तौर पर 2000 से इवेंट मैनेजमेंट सेक्टर में हूँ। मैंने कंपनी के रूप में स्थापना 2007 से करी। मुझे लगा कि एक फॉर्मेट, और हमने सीधी प्राइवेट लिमिटेड, मतलब उस समय प्राइवेट लिमिटेड की कल्पना करना भी लोगों के लिए टफ था, लेकिन हमने डायरेक्ट में प्राइवेट लिमिटेड शुरू करी। और मुझे इस कहने में कोई नहीं है कि मुझे शुरुआती दौर में लोगों को ये समझाने वाली कठिनाई होती थी कि हम करते क्या है, इवेंट मैनेजमेंट होता क्या है, इवेंट के लोग करते क्या है, इनका काम क्या है, ये क्या लोग हैं। मतलब लोग हमें बड़े आश्चर्य दृष्टि से देखते थे। जब मैं समाज के या परिवार के कुछ अपने रिश्तेदार और समाज के उन लोगों के बीच बैठता था, तो लोग बड़ा उपहास भी देखते थे कि भाई ये क्या काम है, ये तो हम ही कर लेते हैं, ये तो डायरेक्ट हो जाता है कि इसकी टेंट कोई वाले को उपयोगिता बुलाओ, नहीं है। इसको बुलाओ, हमें क्या जरूरत है? लेकिन धीरे धीरे उसकी उपयोगिता लोगों को समझ में आई। और आप देखिए कितनी बड़ी बाढ़, कितना बड़ा सेक्टर, ये सेक्टर आज कितने युवाओं को काम दे रहा है, बिल्कुल। कितने लोगों को रोजगार दे रहा है। तो 2007 की सोच को आज हम 2026-27 तक, मुझे लगता है कि 10,000 से ज्यादा इवेंट्सों का हम लोगों के पास अनुभव है, जिसमें हम स्टेट, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, तमाम एनजीओ, वर्ल्ड बैंक के भी प्रोजेक्टों को हम लोग हैंडल कर रहे हैं। तमाम कॉन्फ्रेंसें, तमाम सेमिनार्स, ऐसी तमाम इवेंट्स हैं जिनको रावी ने जनरेट किया। रावी मनीष अग्रवाल नहीं है, रावी एक संस्था है। मैंने हमेशा इस तरीके का प्रयास किया कि मनीष रहे ना रहे, लेकिन रावी रहे, क्योंकि संस्था एक बड़ी है और व्यक्ति व्यक्ति ही होता है, और संस्था से बड़ा कभी व्यक्ति नहीं होता है। आज मेरे यहाँ जितने भी मेरे सहयोगी, हम लोग कभी भी, हमारे जितने भी लोग हैं उन्हें कभी कर्मचारी या एम्प्लॉय नहीं कहते, हम लोग सहयोगी कहते हैं, एसोसिएट्स कहते हैं। सब मेरे साथ, मेरे परिवार की तरीके से काम करते हैं। वो संस्थान जो है, मनीष नहीं है, लेकिन वो विचार रहेगा, तमाम लोग उसको संभालने वाले लोग रहेंगे। इस तरीके से हम इस काम को कर रहे हैं। तो रावी की शुरुआत बड़ी उस विचार के साथ हुई थी जब समाज ने नहीं स्वीकारा था। मुझे लगता है कि आज रावी अपने आप में, और अब आकर मुझे अपनी पहचान किया, मनीष अग्रवाल रावी, ऐसा आप कई बार देखते हैं, मनीष अग्रवाल रावी के नाम से जाना जाता है। बहुत प्रसन्नता है, ईश्वर और ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। नहीं सर, ये बात होती है कि जैसे आज लोग देखते हैं मनीष अग्रवाल या रावी इवेंट्स को, बट जब वो 2000 से लेके अभी तक का जो सफर, जो मेहनत है, वो उसकी वजह से रावी इवेंट्स है और उसकी वजह से मनीष अग्रवाल। एक सवाल युवा उद्यमियों के लिए है कि आप जो लोग अभी नौकरी में हैं और वो चाह रहे हैं कि मैं किसी व्यापार में आऊं, किसी बिजनेस में आऊं, तो ऐसे नए लोग जो आज के जेनजीज हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो क्या अपना मोटिवेशन बनाए कि उन्हें बिजनेस करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, और क्या आपकी क्या राय है उनके लिए? मैं उनके लिए, सिर्फ युवाओं के लिए एक ही लाइन कहूंगा कि जिस और जवानी चलती है उस और जवाना चलता है। क्या बात है। और बहुत अच्छी बात ये भी कहूंगा कि जहाजों को जो पलट दे उसे तूफान कहते हैं, और तूफान को जो रोक दे उसे भारत का नौजवान कहते हैं। क्या बात है। तो युवाओं को बहुत ज्यादा किसी से प्रेरित होने की आवश्यकता नहीं, युवा स्वयं प्रेरित है। युवा को आगे बढ़ने की आवश्यकता है, उसके मन में जो विचार आए, जो काम करने की इच्छा शक्ति है, उसको आगे बढ़ाए। मैंने इस बात को अपनाया है, मैंने अपने पैशन को, अपने शौक को अपना काम बनाया, और आज उसके सक्सेस की स्किल को आप देख रहे हैं। तो मैं हर युवा से यही कहना चाहूंगा कि वो बिल्कुल बिना सोचे एक बेसिक सी टर्मिनोलॉजी बनाकर, एक बेसिक सा होमवर्क कर
उसके मन में जो भी रोजगार का विचार है उसको शुरुआत कर दे, सच्चे पवित्र मन से ठाकुर जी को समर्पित करके आप देखना एकदम से तेजी चलेगी। इस समय तो उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार तमाम युवा उद्यमी स्वरोजगार की तमाम ऐसी योजनाएं चला रही है। थोड़ा सा तो आप चलो, हाथ पकड़ने वाले तो बहुत हैं। तो मुझे लगता है कि युवाओं के लिए जिस तरीके की एआई का जमाना आया है, मतलब प्रौद्योगिकी का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, इस समय युवाओं के पास तो अपार संभावनाएं हैं। मुझे लगता है कि वो रोजगार देने वाले बने, रोजगार लेने की आवश्यकता नहीं है। रोजगार वो काम करें और अधिक से अधिक व्यापार करें और इंडस्ट्रियलिस्ट बने, ट्रेडर्स बने और देश के आर्थिक विकास में अपना योगदान। जो एमएसएमई संस्था है, बहुत लोग सिर्फ मतलब अखबार में कुछ ऐड देखते हैं कि कोई एक वर्कशॉप लग रही है एमएसएमई में, और जो नॉर्मल नया युवा है उसे नहीं पता है एमएसएमई के बारे में, और उससे कैसे उसको मदद हो सकती है, वो कहाँ जाए, किससे बात करे, और क्या एमएसएमई की तरफ से भी कोई मदद फाइनेंशियल या लर्निंग टाइप की मिल सकती है उसे? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं युवाओं के लिए आपके माइंड अनलॉक के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि युवा आगे आए। उत्तर प्रदेश सरकार का जो हमारे आगरा में अगर बात करूँ तो हर जिले में जिला उद्योग केंद्र है। जिला उद्योग केंद्र में डीआईसी बैठती है। ठीक है। डीआईसी से जाकर अपनी बातचीत करें, उसके मन में जो भी विचार है, जो प्रोजेक्ट है, उसके लिए सरकारी क्या अनुदान मिल सकता है, सरकार सपोर्ट। आज की डेट में सरकार आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट से लेकर, उसके फाइनेंस सपोर्ट से लेकर, आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग से लेकर, उसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उपलब्धता से लेकर सब चीज पर काम कर रही है। अच्छा। मतलब केंद्र सरकार का भी जो एमएसएमई डिपार्टमेंट है, अगर आगरा में बात करूं तो आगरा में संजय प्लेस में स्थित है, नुनियाई में भी स्थित है और ये बड़े रीजन को केयर टेक करता है। तो सरकार के एमएसएमई विभाग है, एमएसएमई विभाग में जाकर अपनी बातचीत करें। सरकार के कोई भी योजना इस समय कागजों पर खाली लेखा पूर्ति के लिए नहीं है, धरातल पर है। तमाम कार्यशालाएं चलती हैं, बस उद्यमियों को आगे आने की आवश्यकता है। और कहीं भी कोई बातचीत है उसको, मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर युवा उद्यमी जब आगे बढ़ता है तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। मेरे व्यक्तिगत तौर पर मनीष अग्रवाल से आके मिले, सीधे मिले, हम पूरा उसको सहयोग करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। एक उद्योग, मैं हमेशा कहता हूँ, एक व्यापारी वो स्वयं अपने लिए नहीं खड़ा करता है, वो तमाम ऐसे युवाओं को, उद्यमियों को, उद्यमी होने के नाते तमाम ऐसे परिवारों को रोजगार देता है जिनसे उनका जीवन यापन चलता है। एक उद्योगपति एक संस्था के रूप में काम करता नए व्यापारी आ रहे हैं, उनको एमएसएमई फायदा दे रही है। आप कह रहे हो कि सरकार उनके लिए काम कर रही है और वो जा सकते हैं एमएसएमई। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आप जा सकते हो। अगर आपको विचार है मन में कि आपको बिजनेस करना है, तो सबसे पहले आप एमएसएमई के विभाग में जाओ, वहां उनके ऑफिस में जाओ, और अगर आपको कहीं सॉल्यूशन नहीं मिले तो रागी इवेंट्स मनीष अग्रवाल जी के है। बिल्कुल पास। ठीक बात है। आपके मन में से किसी की आगे उन्हें कोई विचार आ रहा है, पहले तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, अपने विचारों को कागजों पे लाए, एआई से सपोर्ट मांगे, एआई सपोर्ट देगा, आपका प्रोजेक्ट बनाएगा, फिर उसको देखें, उसकी कुछ मार्केटिंग समझे, फिर जाके विभाग से सहयोग मांगे। यूपी के उद्योगों के सामने दो सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं, और उन दो चुनौतियों की जो सबसे दो बड़ी आपको लगती हैं, और उन दो का आपके पास समाधान क्या है कि क्या होना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। मुझे वैसे तो नहीं लगता कि कोई बहुत समस्या उद्योगों में बची है, क्योंकि प्रदेश सरकार जो ओडीओपी, एक जिला एक उत्पाद के माध्यम से जिले के उत्पादनों को आगे बढ़ा रही है, और काफी पहले तो एक उत्पाद तक लिमिट थी, अब तो कई उत्पाद बढ़े और कई उत्पाद ओडीओपी में सम्मिलित हुए। ओडीओपी के बाद ओडीओसी प्रारंभ हुआ, वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजीन, उसके माध्यम से भी सरकार ने तमाम तरीके के प्रयास कर रही है। मुझे जैसे समस्या की बात लग रही है, मुझे लगता है कि समस्या औद्योगिक उद्योगपति के दृष्टिकोण से थोड़ी सी जरूर मैं देखता हूँ। उनकी इच्छा शक्ति को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, और हमें उत्तर प्रदेश को निर्यात के क्षेत्र में थोड़ा सा मजबूती से आगे ले जाने की आवश्यकता है। और सरकार से, प्रदेश सरकार से भी मैं चाहूंगा कि जैसा उसकी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो उसकी बातचीत है, उसको निर्यात के माध्यम से ही पूरा किया सके। निर्यात के क्षेत्र में बहुत ज्यादा बड़े स्केल्स पर प्रॉफिट होता है, और उत्तर प्रदेश में वो दम है। तमाम ऐसे हमारे पास उत्पाद हैं जिनकी हम ही बना सकते हैं, जिसकी कला हमारे पास ही है। और मैं आपको बता दूं कि ऐसे उत्पाद जो मशीन मेड है वो जरूर एक्सपोर्ट में आपके पास फाइट करते हैं, लेकिन ऐसे उत्पाद जो हैंडमेड है, जिस पर आपकी अपनी कला और आपकी अपनी हुनर और आपकी अपनी कारीगरी है, उसका कोई कंपटीटर नहीं बैठा है। ऐसे उत्पादनों को आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत सारे रेट्स पर बेच सकते हैं। सरकार से बस मेरी यही अपेक्षा है कि ऐसे उत्पादनों को चिन्हित करें, वो कर भी रही है, और निर्यात के लिए, निर्यात
के लिए उत्तर प्रदेश को बहुत काम करने की आवश्यकता है, उद्यमी दृष्टिकोण से भी और सरकार के दृष्टिकोण से भी। ये एक मुझे बड़ी बात लगती है। और दूसरी बात मुझे लगती है कि उत्तर प्रदेश में बहुत क्लस्टर बेस्ड इंडस्ट्रीज नहीं है। अगर आप कहीं भी जाएंगे तो लुधियाना, आपने देखा कि लुधियाना एकदम से हैंडीक्राफ्ट में, हैंडलूम्स में बड़ा तेजी से आपने डेवलप देखा है ना। तो ऐसे बहुत सारे तमाम जिले हैं जो उत्तर प्रदेश में क्लस्टर बेस काम कर सकते हैं, जैसे सहारनपुर का फर्नीचर, भदोही का कारपेट, मुरादाबाद का पीतल। ऐसे तमाम उत्पाद हैं जो क्लस्टर बेस में, ये जो जगह बता रहा हूँ ना, क्लस्टर बेस में अपना काम किया। तो सरकार को बहुत सारे इंडस्ट्रियल लैंड बैंक बहुत अच्छी सब्सिडी के साथ लाने की आवश्यकता है। सरकार लैंड बैंक दे रही है, मुझे लैंड बैंक की कमी लगती है। लैंड बैंक नहीं उपलब्ध होने के कारण या महंगे सरकारी लैंड बैंक होने के कारण इस स्थिति में इंडस्ट्रियल जगह जगह जहाँ पे गांव में या अनऑर्गेनाइज्ड क्षेत्रों में अपनी फैक्ट्री चलाता है, वहाँ अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम करता है। तो इंडस्ट्रीज को कंप्लायंसेस के साथ काम करने की आवश्यकता है, सभी नॉर्म्स को समझने की आवश्यकता है। और साथ में एक बात यह भी है कि सरकार को इंडस्ट्रियलिस्ट की भी स्थितियों को व्यवहारिकता पर समझने की आवश्यकता है, और लैंड बैंक की उपलब्धता, उनके लिए वित्तीय सहायता और मार्केटिंग सुविधाएं, ये सरकार को और सशक्त और मजबूत करना चाहिए। जैसे मेरा एक फ्रेंड है और उसकी ना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इसकी फर्नीचर बनाते हैं वो, तो उनकी 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो वो अभी एक बड़ी फैक्ट्री का सेटअप कर रहे हैं, क्योंकि उनकी वो जो तो 2 छोटी फैक्ट्री हैं उनको हटा के वो एक बड़ी फैक्ट्री लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बट उनको भी थोड़ी कुछ ये समस्या आ रही है कि उन्हें बिजली का जो टोरेंट है ना, वो उनको मीटर नहीं दे रहा है, लगाने नहीं दे रहा है। और ये कह रहे हैं कि ये अभी गवर्नमेंट से यहाँ पर मना है कि मैन्युफैक्चरिंग आप नहीं कर सकते। ऐसा कुछ है इशू, या टोरेंट अपने हिसाब से कर रही है? नहीं, टोरेंट नहीं कर रही है अपने हिसाब से, बिल्कुल ये ऐसा इशू है। अभी क्या है कि मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय की एक गाइडलाइन के अनुसार आगरा टीटीजेड क्षेत्र में नए उद्योगों की स्थापना और पुराने उद्योगों का विस्तारीकरण दोनों पर रोक है। तो आपके जो मित्र जिन्होंने आपने बताया कि फैक्ट्री एक नई लगा रहे हैं, उसमें टोरेंट का कनेक्शन नहीं मिल रहा है, तो अब ये समस्या है। सर्वोच्च न्यायालय में तमाम औद्योगिक संगठन, खासकर लघु उद्योग भारती और तमाम स्थानीय स्तर के संगठन लगे हुए हैं, और इसका निष्कर्ष जल्दी आएगा। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने होटल को और बिल्डर सेगमेंट को, हॉस्पिटल्स को, इनको 3 को हरी झंडी दे दी है। इन पर काम होना चालू हो गया, क्योंकि ताज होने की वजह से आगरा ताज ट्रिपल जोन टीटीजेड के प्राधिकरण के अंडर में आता है। तो यहाँ पर पर्यावरण को लेकर थोड़ी सेंसिटिव संवेदनाएं हैं। तो हमारी हमेशा एक बात होती है, उद्योग और पर्यावरण दोनों को साथ संतुलित करके चलाने की आवश्यकता है। बिल्कुल। अभी जैसे बहुत सारे उद्योगों के साथ काम कर रहे हैं, तो आपके फ्यूचर, रावी इवेंट्स और मनीष अग्रवाल का फ्यूचर प्लान क्या है? इस उद्योगों को आप बहुत पीछे से आगे तक तो ले आए, अब आपने आगे का क्या विजन सोचा है कि आगरा को या अलग अलग इंडस्ट्रीज को आप फ्यूचर क्या देखते हैं और क्या करना चाहते हैं? बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं बताऊंगा कि रावी इवेंट्स का तो अलग एक विचार हो सकता है, क्योंकि वो एक संस्था है, उसके पास अपने कुछ कॉमर्शियल इंटरेस्ट भी होते हैं और कुछ अलग तरीके की उसकी प्लानिंग्स भी होती है। तो रावी तो इवेंट मैनेजमेंट के क्षेत्र में ही काम करेगी, और उसमें एक अलग तरीके से वो राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही है, अब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का प्लान बना रही है। कुछ नेशनल इंटरनेशनल इवेंट को हैंडल करने का प्रयास रावी इवेंट्स कर रही है, और बड़ी कॉन्फ्रेंस एग्जीबिशंस को एक अलग तरीके से हैंडल करने का प्रयास रावी इवेंट्स का, ये एक अलग तरीके की बातचीत है। और मनीष अग्रवाल की अगर व्यक्तिगत बात करें तो मेरे मन में समाज के लिए कुछ संवेदनाएं हैं, उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए मेरे मन में सदैव भावना और प्रयास रहता है। तो उस क्रम में मेरा यही मानना है कि मैं जरूर आगरा के लिए कुछ ऐसा और अपने प्रदेश के लिए कुछ ऐसा जरूर करना चाहता हूँ जो पूरे भारतवर्ष में औद्योगिक दृष्टिकोण से एक विशेष रूप से पहचान स्थापित हो सके। और आगरा में तो बहुत सारी संभावनाएं, आगरा की इम्पोर्टेंस मैं उद्योगों के दृष्टिकोण से राष्ट्रीय पटल पर पहुंचाने का प्रयास करूंगा। ब्रज डेवलपमेंट फाउंडेशन से आप ब्रज क्षेत्र के लिए क्या कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं? क्या आपका ब्रज डेवलपमेंट फाउंडेशन को लेके विचार है? देखिए, ब्रज डेवलपमेंट फाउंडेशन का मैं संस्थापक अध्यक्ष हूँ, और ब्रज की सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक विरासत को हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ब्रज की अपनी एक परंपरा है, ब्रज का अपना एक महत्व है। हम तमाम
विचारों के माध्यम से ब्रज की भाषा को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ब्रज के खाने को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ब्रज का अध्यात्म जो पूरे विश्व में जाना जाता है, कृष्ण की नगरी, कृष्ण के अवतार, कृष्ण को जो पूरा विश्व मानता है, ऐसे ब्रज में हमें काम करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो ब्रज के संतों की सेवा ब्रज डेवलपमेंट फाउंडेशन के माध्यम से करने का प्रयास कर रहे हैं। तमाम ऐसे काम जो हम और अलग तरीके से नहीं कर सकते, ब्रज डेवलपमेंट फाउंडेशन के माध्यम से हम करने का प्रयास कर रहे हैं। ब्रज की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक धरोहर को आगे ले जाने का प्रयास, और अभी हमने काफ़ी काम ब्रज डेवलपमेंट फाउंडेशन में किए, जिसमें कि हम लोगों ने संतों की सेवा की, तमाम हमने कथाओं का, तमाम भागवतों का हमने अलग अलग तरीके से प्रचार प्रसार, और लोगों तक अभी जो पुरुषोत्तम मास था, इस मास में भी हमने ब्रज डेवलपमेंट फाउंडेशन से काफ़ी काम किए। तो सर आप बात करते हैं कि आपने कौन कौन से ऐसे उद्योग हैं जिनको एक मंच पर लाने का आपने काम किया? देखिए, मैंने गारमेंट सेक्टर में बहुत प्रयास किया, गारमेंट सेक्टर को एक मंच पर लाए, और गारमेंट में बड़ा हम लोगों ने काम किया, जिसमें रेडीमेड गारमेंट्स और हौजरी पर हमारा काम है। दूसरा, हमने फूड सेक्टर्स में चैम्बर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन के माध्यम से हमने उन सबको एकत्रित किया। वो सेक्टर जो अलग अलग बटा हुआ था, तेल अलग था, मसाले अलग थे, फ्लोर मिल अलग थी, दाल मिल अलग थी, पेठा अलग था, इन सबको एक मंच पर लाए, और इनको लाकर आपस में इनको संपर्क और संवाद, हमारा मूल भावना है संपर्क और संवाद के माध्यम से एक दूसरे का संपर्क होगा, तभी संवाद होगा और तभी समन्वय होगा, और जब समन्वय होगा तो निश्चित ही वो पूरे लाभ उसको देने की प्रयास होगा। ऐसे ही हमने वेडिंग सेक्टर्स को, जैसे आप देख रहे हैं, इसको एक साथ लाने का हम लोगों ने प्रयास किया। ऐसे तमाम अलग अलग संगठन हैं। मुझे लगता है कि 8 से अधिक संगठनों के बीच हम लोगों ने काम। बिजनेस से रिलेटेड, उद्योगों से रिलेटेड, शहर से, सबसे रिलेटेड आपसे सवाल हमने पूछ लिए। अब एक व्यक्तिगत सवाल, क्या कभी आपके जीवन में कोई ऐसा समय आया जिसमें आपको लगा कि यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, और फिर आप वहां से निकले और आज तो हम सब देख रहे हैं आपको? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल सबके जीवन में कोई ना कोई समय आता है, लेकिन वो वाली बात है कि आपदा में ही अवसरों को खोजा जाता है। तो वही बातचीत थी। मैं सन 2000 की बात करता हूँ। सन 2000 में हमारे परिवार में बड़ा कष्ट आया। मेरे बड़े भाई जो हमारे लिए बड़ा, सब सोचते थे पूरे परिवार की रीढ़ की हड्डी थे, हम 2 ही भाई हैं। उनका एक्सीडेंट हुआ, और उनका एक्सीडेंट इस लेवल पे हुआ, मैं साथ था, लेकिन मुझे बहुत कम चोट आई, उनको बहुत मेजर चोट आई। उस एक्सीडेंट के बाद से वो लगभग एक लंबे समय तक के लिए कोमा में चले गए, और आज भी वो, उनका एक पोर्शन काम नहीं करता, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन की बाकी अपने काम से लेकर सब चीज़ों को चला रहे हैं। वो दौर हमारे परिवार का बड़ा खराब दौर था। उस समय पर हम लोग आर्थिक, मानसिक और शारीरिक तीनों रूप से बहुत कमज़ोर हो गए थे। और लेकिन मुझे लगता है कि मैं समाज के लिए बार-बार बात करता हूँ, इसी वजह से करता हूँ क्योंकि समाज ने मुझे वहाँ पे सँभाला था। मैंने तमाम प्रेरणा वहाँ से समाज से ली, तो आज भी मेरा मन यही करता है कि समाज के लिए काम करें। तमाम ऐसे लोग जिन्होंने उस समय पर मुझे मानसिक बल दिया, आर्थिक बल दिया, और मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर, वो बहुत खराब समय था। उस समय के बाद हम लोगों ने फिर तेज़ी से गति पकड़ी। तो शुरू करते हैं, सफलता या संतुष्टि? मुझे लगता है कि संतुष्टि बड़ी बात है, और संतुष्टि ही आपको सफलता के उच्चतम शिखर पे ले जाएगी। उद्योग या समाज सेवा? मुझे लगता है बिना उद्योग के समाज सेवा भी नहीं हो सकती, क्योंकि उद्योग और समाज सेवा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उद्योग होगा तभी आपके पास धन होगा, और धन के माध्यम से या समाज की सेवा भी कर पाओगे। शारीरिक रूप से भी सेवा करने के लिए आपको अपना शरीर सही रखने के लिए भी धन की आवश्यकता है। मतलब धन कहीं ना कहीं मूल में, और धन को मूल में लाने के लिए उद्योग की आवश्यकता है, और उद्योग से समाज सेवा तक सफर तय किया जा सकता है। मनीष अग्रवाल का प्रेरणा स्रोत? मेरे प्रेरणा स्रोत में अगर बात करूं तो मतलब कि वैसे तो मैं स्वामी विवेकानंद को हमेशा पढ़ता हूं, और स्वामी विवेकानंद की चीज़ों को हमेशा सुनता और समझता हूं। वो मेरे प्रेरणा स्रोत भी हैं, और चरैवेती जो बातचीत है उनकी हमेशा चलती रही, वो मेरे सदैव मोटिवेट। एक सपना जो अभी भी बाकी है, वैसे तो मुझे लगता नहीं है, मतलब आप ही लोगों के लिए एक सपना हो कि मनीष अग्रवाल जैसा बनना है, कभी बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, तो आपका क्या सपना है वो आप बताइए।
ऐसी बात नहीं है, मुझसे मैं बहुत अभी नीचे हूँ, अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है और बहुत ल लर्निंग अभी बाकी है मेरी लाइफ़ में। मुझे लगता है कि सपना तो चलते रहेंगे और होते रहेंगे, लेकिन फिर भी अगर किसी एक सपने की बात करूँ तो औद्योगिक दृष्टिकोण से भारत को बहुत सशक्त देखना चाहता हूँ और चाइना जिस तरीके से आगे बढ़ा है, देखिए इस बात को स्वीकारना पड़ेगा, उसके पास एक अलग तरीके की टेक्नोलॉजी है, एक बिल्कुल। तरीके का स्किल है, एक अलग तरीके की बातचीत है। मैं अपने सपने के रूप में भारत को बहुत चाइना से आगे देखना चाहता हूँ। क्या बात है सर। तो सर के हमने विचार सुने और सर से हमने समझा, अगर आप उद्योगपति हैं और आप बिजनेस करना चाहते हैं तो, या करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो एक बार सर से जरूर मिलें, उनका सानिध्य लें और वो आपको सही मंच तक, सही लोगों तक जोड़ सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद। माइंड अनलॉक के अगले एपिसोड में